नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप सभी को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की शुभकामनाएं। देश में नए साल को मनाने की जश्न की तैयारियां तो शुरू हो गई थी। अब जश्न तो बाकायदा मनाया जा रहा है, उत्साह के साथ और उम्मीदों के साथ भी कि नया साल और बेहतर होगा। लेकिन इसी नए साल में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। सरकार चुनेंगे आप, जनता जनार्दन, और ताल ठोकी जा रही है दोनों ही तरफ से, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष की ओर से भी। तो ऐसे में 31 दिसंबर आप यानी कि जनता जनार्दन दे रही है मोदी सरकार को कितने नंबर। यह आकलन भी बहुत जरूरी हो जाता है। सरकार की उपलब्धियां क्या हैं और सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं, यानी कि लोगों की परेशानियां क्या हैं। इसी की था हमने लेने की कोशिश की है। आज हम सिर्फ सरकार की उपलब्धियां उन पर चर्चा करने वाले हैं और कल जो देश के सामने चुनौतियां हैं, आम आदमी की, आपकी, मेरी जो परेशानियां हैं, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। और इसके लिए हमने यानी कि एबीपी न्यूज ने सी वोटर से एक त्वरित सर्वे कराया। इस सर्वे में 2265 लोगों की राय ली गई है। यह कल ही कराया गया, बिल्कुल ताजा सर्वे है ये। और इसमें जो एरर ऑफ मार्जिन, जो मार्जिन का जो एरर का मार्जिन है वो 3 से 5% प्लस माइनस हो सकता है। अब ये हमने सर्वे क्यों कराया है? 9.5 साल होने को आए मोदी सरकार को, और सरकार कह रही है हम एक अमृत काल में हैं, गारंटी की गाड़ी चला रही है सरकार। अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रचार भी शुरू हो गया है कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है। जन कल्याणकारी नीतियों की ताल भी ठोकी जा रही है। हम सब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। 2047 तक देश को एक विकसित मुल्क, डेवलप्ड नेशन बनाने का लक्ष्य भी रख दिया गया है। लेकिन जमीन पर लोग इन दावों को किस तरह से आंकते हैं, यही कुछ सवाल आज हमने पूछे हैं। तो ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए जो पहला सवाल था वो हमने क्या पूछा, सीधा सवाल तो आपके सामने है। 31 दिसंबर मोदी सरकार को कितने नंबर, और उस फेहरिस्त में जो पहला सवाल है वो है मोदी सरकार में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कितनी बड़ी उपलब्धि है। सरकार लगातार कहती है ना 10वें नंबर की हम अर्थव्यवस्था थी 2010 में, अब हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो 48%, लगभग आधे जिन लोगों से हमने राय ली उनका मानना है ये अहम उपलब्धि है। 48%, कुछ हद तक उपलब्धि है ये 16% कहते हैं। अहम उपलब्धि नहीं है ये कोई बड़ी बात नहीं। इतनी बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गए। ये 20% का मानना है। कोई उपलब्धि नहीं ऐसा 11% कहते हैं, और नहीं कह सकते कहने वालों की तादाद 5% है। अब आज इस पर चर्चा करने के लिए देश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों को मैंने न्योता दिया है। अभय दुबे हैं हमारे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। शरद प्रधान लखनऊ से, तमीज तहजीब की नगरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश, बाकायदा इन्होंने एक किताब भी लिखी है, फ्रॉम लखनऊ टू लुटियंस, द प्लाइट एंड पावर ऑफ उत्तर प्रदेश। और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं आशुतोष इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अभी इसमें मैं डिटेलिंग में भी जाऊंगा, लेकिन 48% लोगों का अभय ये कहना कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं,
इसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी तो ताल ये ठोक रहे हैं कि तीसरी बार बना दो, मैं तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कर दूंगा भारत। देखिए, ये जो पूरा दावा है कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, ये जनता से जब ये पूछा जाता है तो मुझे नहीं पता कि लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी है कि 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है और दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे बनती है, उसका भारत में किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ये एक, मैं कहूँगा ये एक सपाट किस्म का सवाल है जो कि सरकार जो प्रचार कर रही है, एक तरह से इस सवाल के जरिए हम ये पता जरूर लगा लेंगे कि सरकार के प्रचार का असर जनता के ऊपर कितना है। फील गुड फैक्टर आता हाँ, है, लोगों को लगता है अरे सरकार बता रही है हम 5वें सबसे ताकतवर मुल्क बन गए। हर सरकार जो है वो एक हैप्पी नैरेटिव चलाना चाहती है। सरकार लगातार जनता को एक खुशनुमा कहानी सुनाना चाहती है। पर इसमें हकीकत ये भी है 10वें नंबर पर थे हम 2014 में, अब 5वें पर आए तो कुछ तो ठीक हो रहा होगा अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर। मोदी ये दावा करते हैं कि अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, हो सकता है वो आ जाए 5 साल में। ये जिस तरीके से ये बातें की जाती हैं और जो लोग ये कहते हैं कि आप किस नंबर की अर्थव्यवस्था हैं, वो आपके द्वारा थमाए गए आंकड़ों के आधार पर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास आपने आंकड़े जमा करने की कोई विधि हो। इस बात को देश के कई अर्थशास्त्री ये बता चुके हैं, साबित कर चुके हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, विश्व व्यापार संगठन है, ये सारे के सारे संगठन भारत में कोई अपने स्तर पर आंकड़ों, स्वतंत्र रूप सरकार से स्वतंत्र होकर आंकड़े नहीं जमा करते। सरकार उन्हें जो कहती है उसी के हिसाब से बताते हैं वो। तो इसके ऊपर एक अर्थशास्त्रियों, विशेषज्ञों की दुनिया में एक सवाल है कि ये अर्थव्यवस्था जो 5वें नंबर की है वो किस तरह से 5वें नंबर की है। सरकार का प्रचार है, मोदी जी का दावा है, वो ठोक के लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं और जनता के एक हिस्से के ऊपर उसका असर भी है, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। पर इसमें कुछ और डिटेलिंग भी जरूरी हो जाती है कि भाई प्रति व्यक्ति आय कितनी है राकेश, और प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें तो 79,412 रुपए थी 2014 में, अब ये 1,72,276 रुपए हो गई है। लेकिन इसमें एक और पुट भी है, वो ये कि जो एक आम आदमी पर कर्ज था वो 47,000 से बढ़कर वो 74,000 हो गया है। पर उससे भी बड़ा एक आंकड़ा जिसे हम क्या नजरअंदाज कर सकते हैं कि दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हमारी रैंकिंग कौन सी है, वो 141वीं है। तो जो अभय कह रहे हैं कि सवाल सपाट है, सरकार फील गुड फैक्टर, एक अच्छा नैरेटिव वो क्रिएट करना चाहती है, या आधी हकीकत आधा फसाना वाला खेल। देखिए संदीप भाई, अर्थशास्त्र में नहीं जानता, लेकिन जैसा आपने कहा कि पर व्यक्ति आमदनी, ये सच्चाई है कि इस देश में पर व्यक्ति कैपिटल बढ़ा है। यदि नहीं बढ़ता तो देश की खरीदारी की जो पद्धति है वो आगे नहीं बढ़ती। आज आप भी देख रहे हैं कि देश में गाड़ी खरीदने के लिए आपको एक लंबी क्यू लगानी पड़ती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में देरी होती है, पर वो 1-2% है ना। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि यदि 1-2% ही है, ये कुछ रविशंकर प्रसाद वाली बात आपने, मैं रविशंकर प्रसाद वाली बात नहीं कर रहा, मैं कितने लोग खरीद रहे हैं, मैं मर्सिडीज की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन पर व्यक्ति आमदनी बढ़ी है। रही बात ये तो हम आंकड़ा बता रहे हैं। रही बात जहां तक गरीबी रेखा के नीचे, यदि हम इसको 2 भागों में बांट के देखें तो देश के गरीब वर्ग की आमदनी बढ़ाने के लिए और उनके जीविकोपार्जन के लिए भी केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अर्थशास्त्र में जितनी परिभाषा है, जैसा अभय जी ने भी कहा, आप भी कह रहे, ये सही है कि देश की मैक्सिमम आबादी अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं जानती। जीडीपी क्या है, जीडीपी की परिभाषा उसी तरह से जिस तरीके से इस देश में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है। न्यूज रूम में भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते। मैं बोल रहा हूं जीडीपी की परिभाषा संदीप भाई उसी तरह से जैसे धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है कि जब आपकी तरफ रहेंगे तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा आपकी तरह, मेरी तरफ रहेंगे तो मेरी तरफ। तो ये अर्थशास्त्र बड़ा गोल गोल है, जैसे भारत पृथ्वी गोल है उसी तरह से गोल गोल है। आप उसको घुमाइए और अपने हिसाब से नक्शे को अपने सामने कर लीजिए। तो इसलिए अर्थशास्त्र पे बहुत ज़्यादा डीपली जाने के लिए पहले इस देश की जनता को अर्थशास्त्र की व्याख्या समझानी पड़ेगी। अर्थशास्त्र है क्या, आप कहाँ पे हैं, दुनिया कहाँ पे है। आशुतोष भाई, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गए हैं, दोनों तरफ के आंकड़े हैं, पर ये आम आदमी के सामने जब सवाल पूछा जाता है तो बल्ले बल्ले करने वाले लगभग 64% लोग हैं, 48 जमा 16 अगर कहा जाए तो, कि देखिए हम ताकतवर अर्थव्यवस्था बन गए। देखो संदीप, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो मैं इसको तो मानता नहीं,
उसका कारण बहुत स्पष्ट है। कारण स्पष्ट है कि आज की तारीख में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का रेट देखेंगे और वो भी 20 से 25 साल की उम्र वालों की रेट में, तो वो जो आंकड़े हैं वो हम सबको डराने वाले आंकड़े हैं। 42.3% से लेकर 30% तक के वो आंकड़े हैं। 42.3% का आंकड़ा है 25 साल से नीचे के जितने ग्रेजुएट्स हैं जो अनएम्प्लॉयड। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत शानदार स्टोरी आई थी। वो कह रहा कि सोरिंग हाई एंड फॉलिंग लो एंड, यानी जो अमीर लोग जो चीजों को खरीदते हैं, जो 10 लाख से ज्यादा की जो कार खरीदने वाले लोग हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन बहुत बड़ी ऐसा तबका है जिसकी आय लगातार घट रही है। और ये इंडिया टुडे का जो सर्वे आया था, वो सर्वे ये कहता है, वो भी सर्वे भी सी वोटर ने किया था, कि अगले साल आपकी आय बढ़ेगी या घटेगी, कहने वाले लोग थे, घटने वाले लोग थे 62% थे। और अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति कितना अनसेटिस्फाइड है, वो संख्या 72। नहीं, आर्थिक विषमता जो ये तो चुनौतियां हैं, चुनौतियों पर हम बात करेंगे। पर अर्थव्यवस्था का बड़ा होना, हालांकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनने वाले थे, अभी 3 के आसपास ही हम लटक रहे हैं। पर हकीकत ये भी है कि दुनिया में सबसे तेजी से अगर किसी की विकास दर बढ़ रही है तो वो भारत है। संजीव, ये सब मिसनॉमिनर है। मैं कहता हूं ये सब मिसनॉमिनर है। मिसनॉमिनर क्यों है ये? अगर आप मुझे वक्त देंगे तो आपको पता क्यों मिसनॉमिनर इसको कहा जाता है। आप 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी के मुल्क की अर्थव्यवस्था का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होता है। आप उसकी तुलना 3 करोड़ के कनाडा से नहीं कर सकते। आप उसकी तुलना जो 5 करोड़ के फ्रांस उनसे नहीं कर सकते। जब आप आबादी के हिसाब से देखेंगे तो आपका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। लेकिन दो चीजें, जब भी नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था की 2014 से 2024 की तुलना की जाएगी, यह बार बार लिखा जाएगा और कहा जाएगा इट्स अ ईयर ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए, पैंडेमिक को जोर दिया जाता है, लेकिन पैंडेमिक के ठीक पहले भारत की अर्थव्यवस्था लगातार 8 में नीचे गई तो 3.47 था उस क्वार्टर में। अगर जिस तरीके से जीएसटी लगाया गया, जिस तरीके से पैंडेमिक के लिए लॉकडाउन किया गया, जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया गया, आप 14, 15, 16, 17 लगातार आप 8% पे ग्रो कर रहे थे। उसके बाद आप कभी 8% की ग्रोथ रेट टच नहीं कर पाए, अगर आप पैंडेमिक के फौरन बाद वाला क्वार्टर अगर आप छोड़ दीजिए तो आज की तारीख में 2023 के पहले हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जानी चाहिए थी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जानी चाहिए थी। इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होती है, ढोल मजीरे बहुत बजाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि जिस तरीके से क्या अर्थव्यवस्था हमारी ग्रो कर रही है, क्या वो सही तरीके से ग्रो करना चाहिए? क्यों आपने डिमोनेटाइजेशन आज तक सरकार अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो बहुत बुलिश हैं भारत को लेकर, भारत में संभावनाओं को लेकर। बट अभी आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। आईएमएफ ने कंसर्न जताया कि जिस तरीके से जीडीपी डेट जीडीपी का रेशियो बढ़ रहा है और 205 लाख करोड़ का डेट हिंदुस्तान के ऊपर चिंता का विषय है। यह भी तो उसका एक फर्क है कि नहीं फर्क है। तो हम सिर्फ आजकल एक बार, आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आप तो हमेशा नकारात्मक की चीजें देखते हैं। हकीकत यह है कि अगर हम अंदर बैठकर अपनी आलोचना करने के लिए तैयार नहीं है और जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनको आप नेगेटिव घोषित कर दीजिए और उनकी ब्रांडिंग कर दीजिए और कह दीजिए भाई ये तो ऐसे ही लोग हैं, इसका मतलब यह कि आप कहीं ना कहीं आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है और जो आलोचना करने वाले लोग हैं उनको आप पसंद नहीं करते। मेरा कहना यह है कि जिस रफ्तार से नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था संभाली थी, जिस 8% के हिसाब से 3 साल लगातार ग्रोथ हुई थी, अगर आज उसी हिसाब से ग्रोथ हुई होती तो आज हिंदुस्तान 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होता। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या इसके बारे में बीजेपी या सरकार के लोग कुछ बोलने के लिए तैयार है या उनके समर्थक बोलने के लिए तैयार है? ठीक है, अभय आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आशुतोष जी ने एक जो बात कही ना कि नकारात्मकता का आरोप है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम सब, आशुतोष जी हों, हम हों, आप हों, अगर देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में तरक्की करेगी, जनता खुशहाल होगी और उस खुशहाली का लाभ हमको भी प्राप्त होगा, तो हमसे ज्यादा खुश और कौन होगा? हम देश की अर्थव्यवस्था तरक्की कर रही है, इसको नकारने वाले होते कौन हैं? अगर देश की अर्थव्यवस्था में अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त अनाज दे रही है तो हम कैसे मान लें कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो इस मुकाम पे पहुंच गई है? क्यों? इसका मतलब यह है कि लोगों की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की संख्या इतनी बढ़ रही है और सरकार आमदनियां छिन रही हैं, आमदनियां
मिलने की बजाय। बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो माइनस में है। उस पर आएंगे, ये वो नहीं, मेरा कहना चुनौतियों ये है पर कि तो ये आएंगे। नकारात्मकता का आरोप जो है ना, ये बिल्कुल बेकार आरोप है, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं मोटी है। चमड़ी रखिए ना। अगर नहीं, हम तैयार हैं, मोटी चमड़ी तो है ही। मेरा कहना है कि हम तो सकारात्मक बात बोलने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई राजनीतिक मतभेद की बात नहीं है। अगर अर्थव्यवस्था गुलो गुलजार हमें कर देगी तो हम भी तालियां बजाएंगे, उसमें क्या बात। तो गुलो गुलजार पर हो रही है क्या अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें? और दूसरा सवाल जो मैं ले रहा हूं वो मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को वैश्विक ताकत के तौर पर उभरते हुए कैसे देखते हैं, ये हमने दूसरा सवाल पूछा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दुनिया में धाक जमा दी है भारत ने, भारत का मान सम्मान अब बढ़ गया है। G20 हमने यहां पर सम्मेलन होते देखा है, रूस यूक्रेन के बीच युद्ध होता है, भारत की उसमें अहम भूमिका होती है। सरकार इस बात की ताल लगातार ठोकती आई है। अहम उपलब्धि 45% कह रहे हैं, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 17%, अहम उपलब्धि नहीं है 19%, कोई उपलब्धि नहीं है 12%, 7% मन नहीं बना पाई। अब अभिज्ञान, आप दुनिया घूमते हैं और जो वहां के वेस्ट के ओपिनियन मेकर्स हैं उनके साथ भी आप लगातार गुफ्तगू करते रहते हैं, तो सरकार भी इस बात की ताल ठोकती है कि देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को लेकर बहुत बुलिश है, संभावनाओं का एक बड़े बाजार के तौर पर देखती है, सबसे तेजी से हम विकास कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार की तरफ से ताल ठोकना, लोगों का ये आकलन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लोगों से जब आप मिलते हैं उनका टेक किस तरह से आंकेंगे आप? एक एक पॉइंट पे इसको क्लैरिफाई करो। आशुतोष, अभय, दुबे सबको मैं सुन रहा था क्योंकि बहुत सिंपल फिनोमिना है और पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी करिए, बहुत सालों में नहीं की है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आराम से समझ में आती हैं। आंकड़े तो बाबूगिरी का काम है तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा आंकड़ों पर। मैं 2-3 बड़ी तस्वीर आपको बता दूं। वेल्थ, और ये पॉइंट अभय दुबे का वैलिड है, कोई भी कंट्री जब वेल्दी होती है यानी कि तरक्की शुदा होती है सेल्फ क्रिएशन ऑफ वेल्थ से, तो वेल्थ के 3 फॉर्म नजर आने चाहिए जो मेरे तक पहुंचे, आप तक पहुंचे, अभय जी तक पहुंचे, आशुतोष जी तक पहुंचे। और वो होता है जब वेल्थ क्रिएशन होता है विद वेल्थ पर्कुलेशन होता है और उसके साथ होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चीज के आंकड़ों पर सरकारें हमेशा से घालमेल करती आई हैं और अपने आप को ये बताती रही हैं कि हम तरक्की पर है। ठीक है, 8% और वो सारी डिबेट में हम नहीं जाएंगे। अब हम आते हैं एक लार्जर इंटरनेशनल पिक्चर पर। इसको बहुत जरूरी है समझना कि वाई दे आर बुलिश टूवर्ड्स इंडिया। यस, दे आर बुलिश टूवर्ड्स इंडिया, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। और मुझे उस दिन पता चला जब मैं फिलीपींस यात्रा कर रहा था, जो कि अमेरिकन कंट्रोल में अब ज्यादा है, चाइना के कंट्रोल से बाहर, और वहां पर उन्होंने इंडिया के बारे में बात की। क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है क्योंकि पोस्ट कोविड और पोस्ट चाइना, बहुत सीधी बात है, इंडिया इज द पोटेंशियल बिगेस्ट मार्केट यू कैन एवर हैव। वो पोटेंशियल जो इंडिया अभी तक इनकैश नहीं कर पाया है, वो पोटेंशियल जो रातों रात वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, इन इस तरह की कंट्रीज ने इनकैश कर लिया। ठीक है, आप जरा उनसे कंपेयर करिए अपने बेसिक नंबर्स को, तो सारा मूवमेंट जो है, जो भारत को बड़ी अहमियत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, भले लोग उसको उतना समझ पाए या ना समझ पाए, वो है मार्केट ड्रिवन। और इसलिए मार्केट ड्रिवन है क्योंकि इतना बड़ा बाजार आपको ना सिर्फ अपना माल बेचने के लिए, अपना माल सस्ते में बनवाने के लिए, आई मीन एज सिमिलर एज वंस अपॉन अ टाइम द IT बूम ऑफ आउटसोर्सिंग, ठीक है, जिससे बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर और हजारों करोड़ों के वैल्यूएशन की कंपनीज बनी, तो वो सच में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और G20 जैसे शिखर सम्मेलन होते हैं अभिज्ञान, जिसमें चलिए व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग नहीं आए, पर दुनिया भर के तमाम ताकतवर नेता, राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, वो दिल्ली में आते हुए दिखाई देते हैं। तो इससे सरकार को वही बात, एक हैप्पी पिक्चर दिखाने के लिए
उनके पास तो पूरा माल मसाला मिल जाता है ना, और उसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जो टिप्पणियां या बयान आते हैं वो भी काम करते हैं। बिल्कुल सही संदीप। वो इनफैक्ट एक इनिशियल पॉइंट आशुतोष ने रखा था, बड़ा वैलिड था। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि आप एक हैप्पी पिक्चर दिखाते हैं, हर देश को दिखाने की जरूरत है। हाँ। आंकड़ों के जरिए कमाल की तस्वीर बताने की जरूरत है, जबकि अंडरलाइन सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ भी हो। लेकिन फर्क कहां पर आता है? फर्क वहां पर आता है जैसे इंडिया का प्रपोज ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेक्स्ट टर्म में हो सकता है ऋषि सुनक नहीं आए इंग्लैंड में, तो आप समझ रहे हैं, वो आप अभी तक पुश नहीं कर पाए। फर्क तब आता है जब व्हेन यू आर इन ए पोजीशन टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन इन योर फेवर, अपने हक के लिए। फर्क तब नहीं आता जब आप ऑस्ट्रेलिया जाए या आप अमेरिका जाए, कहीं पर आप उस्ताद थे या गुरु थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उन शब्दों का, तो ये सब आपको बुलाया जाए और वो अपना सामान आपको बेच दे, ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्टली ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। फर्क तब आता है जब आप डॉटेड लाइन पर साइन करवाइए अपने हक के लिए, यानी कि हिंदुस्तान के हक के लिए, और फिर उसका इंपैक्ट और इफेक्ट ये हो कि वो ट्रिकल डाउन करे, उसका पर्क्यूलेशन हो, वो ट्रिकल डाउन करे, और फिर वो अभय दुबे की बात सत्य हो कि हाँ खुशहाली का माहौल होगा और खुशहाली नजर आएगी और हम सब ताली बजाएंगे, कोई अपने देश के प्रति नकारात्मक नहीं है। ये तो नंबर्स की बात हो गई, ये चीज है, ये गूढ़ विश्लेषण हो गया। पोस्ट चाइना, ठीक है, अभिज्ञान। लेकिन शरद प्रधान, देखिए खेल राजनीति का भी है ना, लड़ाई 2024 की है, और एक आम आदमी को सड़क पर, गांव में, गली खड़ौंजों पर घूमने वाले जो लोग हैं, कस्बे में रहने वाले, अब वो एक नैरेटिव सा, एक वो पिक्चर काफी दिनों से चल रही है कि भाई पूछिए, अरे मोदी जी जो बाइडेन के साथ खड़े होते हैं, ऋषि सुनाक के साथ खड़े होते हैं, व्लादिमीर पुतिन की जप्पी पा लेते हैं, शी जिनपिंग को झूला झूला देते हैं, तो दुनिया में धमक है। ये अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें, सरकार के दावों को और आंकड़ों को भी उसमें जोड़ें, तो किस तरह की तस्वीर आम आदमी के पास जा रही है, जब हम आम आदमी की राय पर ही आज विश्लेषण कर रहे हैं। तो संदीप, जब आपने जो बात आपने अभी कही कि धमक, सारा फोकस इस धमक पर है और वो उसका जरिया है पब्लिसिटी। आपको मालूम होगा कि किस कदर पैसा खर्च किया जाता है, टैक्स पेयर्स मनी, ऑन पब्लिसिटी ऑफ द गवर्नमेंट और पब्लिसिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर खास तौर से, और उसके जरिए से उनका पूरा जोर इस बात पे रहता है जो अपने क्लेम्स हैं, फैक्ट नहीं है, जो क्लेम्स हैं उनको स्थापित करना और लोगों के ऊपर उसका बम्बार्डमेंट करना, जिससे लोग और कुछ, और जिस तरीके का हाल है आज के डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया का, उसमें सिर्फ एक ही नैरेटिव चलता है जो सरकार द्वारा फैलाया जाता है, और उसमें काफी अर्ध सत्य होता है और बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जाए। अब जैसे यही बात है 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, 5 ट्रिलियन इकॉनमी, ये सबको मालूम है। कोई भी बेसिक जो जरा सी अर्थशास्त्र जानता है वो ये समझता है, जहां आज की डेट में 2.230 की ट्रिलियन की इकॉनमी है, कोई तरीका नहीं है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाए, कोई तरीका नहीं है उसके हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। उसमें तो फिर अगर हम उतनी डिटेलिंग में जाएंगे शरद, तो 5 गुनी अर्थव्यवस्था, 5.5 गुनी तो चीन की है, 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20-21 ट्रिलियन की अमेरिका की है। तो वो जब हम इन फिगर्स में जाते हैं तो ये पेंडोरास बॉक्स भी खुल जाता है, फिर बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हो सकती है, घंटों की। नहीं वो ठीक, पर मैं यहाँ राजनीतिक लेकिन मैसेजिंग की बात कर रहा हूं, संदेश जो जाता है आम आदमी के पास। हाँ नहीं, वो तो मैसेजिंग में तो परफेक्शन है इनका, उसका जवाब ही नहीं है। जिस तरह इनका सारा फोकस ही तो इसमें है, उसी के जरिए से तो धमक बनाते हैं, और वो जो मैसेजिंग है उसमें फॉल्सहुड इतनी ज्यादा है कि आदमी मजबूर हो जाता है उसी को बिलीव करने, क्योंकि बार बार एक ये पुरानी थ्योरी है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो अगला उसी को सच मानने लगता है। इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा सिनिकल नहीं हो रहे। कल मेरे लिए विनोद शर्मा ने यह शब्द इस्तेमाल किया था कि मैं सिनिकल, हालांकि पत्रकार सिनिकल नहीं होगा तो वो चीयर लीडर हो जाता है, तो सिनिकल होना तो ठीक है, पर अब देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अगर चंद्रयान हम उतारते हैं और विशुद्ध स्वदेशी
एक इनिशिएटिव होता है, तो सॉफ्ट पावर तो भारत की दिखती है ना। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक, ये चीजें कोई शक नहीं, लेकिन जो उसके साथ जिस तरीके का सारा फोकस इस पे किया जाता है कि सब कुछ एक आदमी की वजह से हो रहा है, और दूसरा क्या है, बहुत सी चीजें जो नहीं हो रही हैं और जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, जैसे ये अभी मेरा ख्याल आशुतोष ने पॉइंट आउट किया कि जब 85 करोड़ या अभय दुबे साहब ने किया, जो 85 करोड़ लोगों को जब आप मुफ्त में खाना दे बांटना पड़ रहा है आपको, क्योंकि इससे जाहिर होता है कि गरीबी का क्या लेवल है। फिर जब आपको कह देता है कि आपके यहाँ गरीबी, बोले नहीं नहीं साहब, हम तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं दुनिया की। तो अगर आपके यहाँ, तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं जिससे साफ प्रूव होता है कि आप ऐसा झूठ स्थापित करना चाहते हैं जिससे पॉलिटिकली आपको बेनिफिट मिल जाए। पर ये और झूठ ही को है convince या करने के लिए आप दरअसल और भी जब माध्यम इस्तेमाल करते अर्थव्यवस्था, हैं। एक मिनट शरद, जब अर्थव्यवस्था बड़ी होती है, देश हाँ। ताकतवर होता है जैसा सरकार दावा कर रही है, उसी के चलते जन कल्याण भी कर पाती है क्या सरकार। और मोदी सरकार के बारे में एक शब्द अगर यूज किया जाए तो ये मोदित्व का जो फॉर्मूला है, जिसमें हिंदुत्व का पुट तो है ही है और साथ में जन कल्याण उसमें जोड़ दिया जाए। यही सवाल हमने पूछा था, मोदी सरकार की जन कल्याण योजनाओं के असर को बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। देखते हैं। तो इसमें 38% कह रहे हैं कि ये अहम उपलब्धि है, 21% कह रहे हैं कुछ हद तक अहम है, तो ये आंकड़ा 59% हो जाता है। अहम उपलब्धि नहीं है, ये 22% कह रहे हैं कोई उपलब्धि नहीं, 13% कह रहे हैं, और जो मन नहीं बना पा रहे हैं वो 6% हैं। ऐसे में आशुतोष, और यहां पर यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि वो जन कल्याण की कौन कौन सी बड़ी योजनाएं हैं जिसका राजनीतिक फायदा मोदी लेते दिखे हैं। 2019 में हमने देखा स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ 31 लाख कोई दूसरा शौचालय, जन कल्याण- एक मिनट सर, थोड़े आंकड़े बता दूं। 11 करोड़ 31 लाख शौचालय बने हैं। जनधन योजना में 50 करोड़ 56 लाख बैंक खाते, मुद्रा योजना में 43 करोड़ 57 लाख लोगों को लोन दिया गया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पक्के मकान बना दिए 4 करोड़ लोगों को। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, हालांकि बाद में उस पर पैसे देने पड़े, सिलेंडर तो भरवा नहीं पाए लोग। पर ये एक लंबी फेहरिस्त है। जन आरोग्य योजना है, किसान सम्मान निधि है, हर घर जल से नल। तो जन कल्याण का ये पुट क्या दरअसल जब लोगों को कुछ मिलता है तो वो कि भाई गरीब हैं या नहीं है, पर हमारे को पक्का मकान मिल गया, शौचालय मिल गया, खाने को पैसे भी मिल गए, तो उससे संतुष्ट हो जाता है क्या आदमी? नहीं, ये तो उसके साथ में एक मिनट, हिंदुत्व का आशुतोष जो से है, सवाल था सर, उससे शरद जी। उससे इनको कहना- बेनिफिट होगा, कंसोलिडेट। हाँ। ओके, हाँ। ओके। संदीप, ये देखिए, कोई भी सरकार हो, सरकार वेलफेयर स्कीम लेकर आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो सरकार वाकई लोगों के बारे में सोचती तो इसमें मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को किसी तरीके से दोष नहीं देता। और अगर वो इसको चुनाव से जोड़ते हैं और चुनाव से जोड़कर अगर वोट लेना चाहते तो इसमें भी कुछ भी गलत नहीं है, इसमें किसी तरीके की कोई झगड़े वाली बात नहीं। लेकिन प्रश्न ये कि जो बात अभी शरद जी कह रहे थे कि प्रचार बहुत ज्यादा है। हकीकत क्या है कि अगर आप हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी रोजगार योजना जो अनोखी योजना थी वो मनमोहन सिंह के समय में शुरू हुई थी, जो नरेगा की जो योजना थी। उसी योजना को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो संसद के अंदर खड़े होकर किस तरीके से उसका मजाक उड़ाया जाता है, और बाद में लॉकडाउन के दौरान आपको उसी, या पैंडेमिक के दौरान आपको उसी के पास जाना पड़ता है। तो एक जो टेंडेंसी जो मुझे लगता है, जिस पर मुझे बहुत घोर आपत्ति है, कि पिछली सारी सरकारों की उपलब्धियों को आप बिल्कुल नकार देते हैं और अपनी उपलब्धियों को ऐसा पेश करते हैं जैसे दुनिया में कहीं नहीं है। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। आज की तारीख में भारत का पूरी दुनिया के अंदर डुगडुगी बच रही है, ऐसा कहा जाता है। मुझे इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाता है कि मालदीव जैसा छोटा सा मुल्क वो भारत को कहता आप यहां से निकल जाइए। अब मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखूं या नेगेटिव तरीके से देखूं? कनाडा जिस तरीके से भारत के साथ बर्ताव करे, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखूं या नेगेटिव तरीके से देखूं? अमेरिका ने भारत के ऊपर जिस तरीके से एनकाउंटर के आरोप लगाए, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखूं या नेगेटिव तरीके से देखूं? अगर डुगडुगी बच रही है तो ये 3 उदाहरण अपने आप पे काफी हैं।
आज नेपाल से आपकी दोस्ती कितनी ज्यादा दुनिया जानती है, अफगानिस्तान से कितनी दोस्ती दुनिया जानती है, श्रीलंका तक के लोग जो है वो चाइना की तरफ जा रहे हैं। तो प्रश्न इसी बात को लेकर आप कैसे ओवर प्रोजेक्शन करते हैं? पर ये क्या हम जन इस बात को भूल जाते हैं कल्याण कि जब जमीन जब- पर जब जन 2008 की जन कल्याण की गूंज करने में कामयाब रही है ना सरकार। आपने कहा प्रचार बहुत करते हैं, आप मैनेजिंग एडिटर रहे हैं लंबे समय तक। एक मिनट सुनिए ना, प्रचार की जो बात है, अब कौन चैनल बड़ा कौन चैनल छोटा, उसमें आधी चीज तो इस बात पर है आप कितने प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, फ्री टू एयर पर हैं कि नहीं है, डीटीएच पर कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं, कितने लैंडिंग पेज हैं। तो प्रचार के चलते ही आप बड़े या छोटे चैनल भी बन जाते हैं। ये तो जिंदगी की हकीकत है। इसमें 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 किसी तरीके से मैं नरेंद्र मोदी की सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को या आरएसएस को दोष देता ही नहीं हूं। प्रचार ही दरअसल उनकी प्राणवायु है। अगर प्रचार जिस दिन आप आरएसएस से, बीजेपी, नरेंद्र मोदी से हटा दें, आपको अचानक पता चलेगा कि इनकी स्थिति क्या है। तो प्रचार इनके प्राणवायु। मैं प्रचार को गलत भी नहीं मानता। हर आदमी को अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए, चाहे जो। लेकिन मैं एक जो सवाल खड़ा कर रहा था, आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो भारत के प्रधानमंत्री इसलिए ऐसी बातें कही जाती हैं क्योंकि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और 2008 में जब दुनिया ग्लोबल मंदी से गुजर रही थी, तो इन्हीं बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था? when डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ड लिसन्स एंड और मैं उनसे कंसल्ट करता हूं। ये मेरे शब्द नहीं, ये बराक ओबामा के शब्द हैं। लेकिन हम मनमोहन सिंह के बारे में आज की जो तस्वीर अलग तरीके से पेश करते हैं। 2004 से लेकर 2014 के बीच की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है हिंदुस्तान की, वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है इंडियन हिस्ट्री में, और वो 7.6% के आसपास है, डिस्पाइट कि 2008 में भारत की दुनिया की मंदी के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। लेकिन हम उसका गुणगान नहीं करते क्योंकि वो प्रचार नहीं कर पाए। तो प्रचार तो हो रहा है, ठीक है, प्रचार एक ताकत भी है, पर यह हकीकत भी है कि जन कल्याण की गूंज तो सुनाई देती है और चुनाव दर चुनाव ये बात उसकी तस्दीक करते हैं। अब देखिए, हम लोग किस विरोधाभास की भींच में हैं, जरा इसके ऊपर गौर करना चाहिए। सरकार मीडिया की मदद से, मीडिया स्वेच्छा से और दूसरे कई वजहों से सरकार की बात को मान्यता देता है और उसके ऊपर अपनी करतल ध्वनि से उसका स्वागत करता है और बार बार उसको दोहरा के हमारे सामने परोसता है। ऐसे सेक्टर तकरीबन समाप्त हो गए हैं जो सरकार के दावों की बाकायदा जांच करें। चंद्रयान भेजा हमने, अब चंद्रयान कितना स्वदेशी है, भारत के अंदर हथियार बनेंगे, तो वो हथियार बनने, भारत में विदेशी हथियार बनाने वालों की फैक्ट्री खुल जाएगी, तो वो उसको कितना स्वदेशी कहा जाएगा। हर चीज की जांच होनी चाहिए। सरकार जो दावा करती है, जैसे उसकी उज्ज्वला जांच योजना है कि हाँ, भाई 10 करोड़ आपने चूल्हे दे दिए, पर उसका ईंधन यानी कि रसोई गैस, कल्याणकारी योजनाएं हैं हाँ। या आप जो भी कहें, वेलफेयर, जो भी उनको नाम देना चाहें, उनका सोशियो इकोनॉमिक ऑडिट दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, पर 4 करोड़ ये सबसे पक्के बड़ी समस्या मकान हैं, 12 करोड़ के करीब शौचालय हैं, ये बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा बुनियादी हूं कि- मैं ये जरूरतें नहीं कह रहा हूं कि हैं, सरकार- उसको भी टच कर रही है क्या मैं ये सरकार? नहीं कह रहा हूं सरकार की उपलब्धियां नहीं है, सरकार कुछ कर रही, ये तो हमें नहीं पता है कि कितना पिलफरेज है एक योजना में। वो 70% लागू हो रही है, 60% लागू हो रही है कि 80% लागू हो रही है। हर चीज का नतीजा ये देखना कि उसका वोट पे कितना असर पड़ रहा है। अब आप भारतीय जनता पार्टी की अंदर की जो रिपोर्ट है उन पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में पीएमओ के आदेश पर जो 2022 का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी, उस पर गौर कीजिए, तो उसमें बताती हैं कि जो लाभार्थी स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली सरकार के, भाजपा के वोटर नहीं बन गए हैं। तो वो भी मामला अलग तरह का है। तो हमारे सामने बिल्कुल नहीं, इसमें एक- नीर-शीर विवेक करने की परिस्थिति नहीं, इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इसे बहुत बड़ी उपलब्धि, अहम उपलब्धि 48% मानते हैं हम। वैश्विक ताकत के तौर पर उभर रहे हैं 45%, लेकिन जन कल्याण में आंकड़ा 38% पर आ जाता है। एक और सवाल जो हमने पूछा, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब यहां पर 56% लोग अहम उपलब्धि कह रहे हैं, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 15% है, 71% आंकड़ा हो जाता है। अहम उपलब्धि नहीं है 13%, कोई उपलब्धि नहीं है 11%, और कह नहीं सकते ये 5%। और इसमें दिलचस्प बात यह है, कुछ हमें आउटलाइन भी दिख रही है 2024 की, राकेश भाई, कि जो राष्ट्रवाद का पुट और राष्ट्र प्रथम जो कल
प्रधानमंत्री मोदी और आज भी उसे दोहराते हुए दिखे। राष्ट्रवाद और मजबूती, ताकत, इनकी गूंज लोगों में ज्यादा दिख रही है, लोग उनकी बातें ज्यादा कर रहे हैं। संदीप जी, दो तीन चीज़ें देखिए। जब कहा गया कि विश्व गुरु बनने की तरफ भारत कदम बढ़ा रहा है, तो अभी प्रचार की बात आई, तो ये प्रस्तुतिकरण बेहतर तरीके से किया गया कि भारत यूक्रेन से विद्यार्थियों को ले आता है, कोरोना काल में दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध कराता है, पाकिस्तान को दुनिया के सामने आतंकवादी देश प्रस्तुत कर देता है। हमारे यहाँ की जो जन सामान्य, जिसको हम अब आम लोग और मतदाता कहते हैं, वो अधिकांश ही इन चीज़ों को देखता है। उसको ट्रिलियन नहीं पता, उसको अर्थशास्त्र नहीं पता, उसको बाकी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मैक्सिमम जो वोटर है, वो मैक्सिमम वोटर क्या देखता है कि हमारे यहाँ के बच्चों को लाया गया, कोरोना काल में दुनिया में फंसे हुए भारतीयों को लाया गया और पाकिस्तान को आतंकवादी देश प्रस्तुत किया गया। फिर अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चाइना के राष्ट्रपति को झूला झुलाया जाता है, फिर आपके बनारस की गलियों पे घुमाया जाता है, गोलगप्पे खिलाए जाते हैं, चाट खिलाया जाता है। ये हमारे देश की जनता देख रही है। उसके मन में एक सकारात्मक छवि ये बनती है कि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दुनिया की महान हस्तियों को लाता है और अपने यहाँ टहलवाता है। ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। फिर जहाँ तक नहीं, पर उसी में जो आशुतोष कह रहे थे, दुनिया भर के लोग जो सम्मान मनमोहन सिंह को देते थे जब वो प्रधानमंत्री थे, वो भी सबके सामने था, पर प्रचार की कमी थी। अमेरिका वोट डालने नहीं आता भारत में, अमेरिका की जनता नहीं आती है, जनता यहाँ की वोट डालती है। और यहाँ की जनता में जो छवि बन रही है प्रधानमंत्री की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की सकारात्मक छवि ये बन रही है कि बड़े तेज तर्रार हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो दुनिया के सामने बड़े दमदारी से खड़े होते हैं, भारतीयों को बचाते हैं और चंद्रयान ले गए, आदित्य ले गए। मैं छवि की बात कर रहा हूं। फिर जहां तक प्रचार की जो बात हुई, तो प्रचार में आप दो चीजें देखिए। यहां हम पर 370 से चर्चा शुरू हुई थी। मैं वही, हाँ। प्रचार में दो पक्ष होते हैं, एक होता है प्रचार, दूसरा होता है दुष्प्रचार। एक ही मंच होता है जिसमें रामायण भी होती है और महाभारत भी होता है। हाँ। तो सवाल ये है, फिर अभय जी जो बोल रहे थे कि सरकार जो काम कर रही है उसका ऑडिट होने के लिए एजेंसी चाहिए। मेरा मानना यह है कि सरकार के कामकाज की ऑडिट करने की सबसे बड़ी एजेंसी विपक्ष होती है। विपक्ष को इस बात को पता करना चाहिए और जनता के पास तब ले जाएंगे ना वो कि आपके लिए जो ये योजना बनाई गई, इसका ये रिजल्ट है, ये योजना नहीं, जनता के विवेक पर कि प्रचार में बह गया, ये लगातार ये नैरेटिव भी, मैं ये कह रहा हूं ना, तो उनकी परिपक्वता पर सवाल उठाने वाली भूमिका ये है कि जो प्रचार करके अपना नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए वो मैदान में आए। ठीक है, अभिज्ञान, यहां पर 56% लोग 370 हटाने को अहम उपलब्धि मान रहे हैं। अब वो 6 अगस्त 2019 को हट गया, लोकसभा में अनुच्छेद 370 का जो कुछ हिस्सा हटाने की बात थी, वो कानून बन गया था। अब तक वहां चुनाव नहीं हुए हैं, आतंकवाद पर नकेल कसी गई, लेकिन अब फिर कुछ घटनाएं आ रही हैं। पर उससे सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जो हमने 5 चीजें लोगों से पूछी, उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि 370 हटाना मान रहे हैं अभी भी लोग। चुनाव नहीं हुए वहां पर, सामान्य नहीं हुए हालात, पर सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? यही तो पॉइंट है जो अभी भाई साहब कह रहे थे, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। तो यही पॉइंट है ना कि आपने उस धारणा को अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, यानी कि जो आपके समर्थक है या ना भी है भारत के भीतर, उनको एड्रेस करने के लिए आपने एक ऐसा परसेप्शन बनाया, एक बड़ा निर्णय लिया। आपकी पुरानी प्रॉमिस थी, कोई नया मसला नहीं था, और आपने जब आप नहीं, पर आतंकी घटनाओं में 45% की कमी, 70 पर घुसपैठ में 90% कमी, 66% शहादत, जो हमारे जवान शहीद हो जाते थे उसमें भी कमी आई है। ये भी फैक्ट्स हैं। चुनाव नहीं हुए, वो भी अपने आप में एक फैक्ट है। हाँ, लेकिन ये दो चीजें, दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा हुआ आपने ये, क्योंकि घटनाएं कम हुई हैं, हमारे जवानों की जानें कम गई हैं, ये सब उपलब्धियां हैं और सरकार इसको कहे, इसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। कह सकूंगा, मेरी ये राय है। लेकिन साथ में उन टेप्स को रिवाइंड करके सुनिए, संसद के भीतर कही गई बातें सरकार की तरफ से सुनिए, और उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि इतना बड़ा फैसला लेने के बाद पॉलिटिकल प्रोसेस रिवाइव होगा,
वैली में उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ती है तो पुराने लोगों की नुमाइंदगी छोड़कर हम नए लोग तैयार करेंगे जो वैली में आए और इलेक्टोरल प्रोसेस को, पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाए, और वैली जिन लोगों के हाथ के कब्जे में नजर आती थी पिछले इतने सालों से, इतने दशकों से, उससे हम बाहर निकले। दैट हैज नॉट हैपेंड। ये प्रधानमंत्री का प्रॉमिस था। अगर आप इसको उस वक्त के टेप्स को सुनिए तो पर क्या होता आम है आदमी की राय कि देखिए, जनता इस चीज को जनता देख रही है, जनार्दन और मैं होती जनता है। को कुछ नहीं कह रहा हूं। हाँ, आम आदमी की राय 56% कह रहे हैं अहम उपलब्धि। अब एक और आखिरी सवाल जो हमने पूछा, शरद प्रधान गौर कीजिएगा, मोदी सरकार के दौरान राम मंदिर निर्माण को लेकर आपकी राय क्या है? और यहां अहम उपलब्धि कहने वाले 55% हैं, कुछ हद तक अहम उपलब्धि 11%, यानी कि 370 को हटाना सबसे बड़ी उपलब्धि मान रही है जनता। आज की तारीख में राम मंदिर का बनना और प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, उसे बड़ा इवेंट बना ही रही है सरकार और प्रधानमंत्री मोदी स्वयं। तो फिर वही सवाल जो मैं राकेश से पूछ रहा था, वानगी दिखने लगी है, राष्ट्रवाद, 370 और हिंदुत्व का पुट, उस पर ज्यादा तवज्जो या उसको बड़ा मुद्दा मानती दिख रही है क्या जनता? कुछ हमें खाका खिंचता दिख रहा है क्या 2024 के चुनाव का? ये इन्होंने बड़े तरीके से किया है, और इसमें सारा पर्पस जिस तरीके से किया गया है उसमें नफरत फैला करके, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला करके ये मैसेजिंग करी गई है कि जब तक आप नफरत नहीं करते मुसलमान से तब तक आप हिंदू नहीं हैं। ये जिस तरीके का इनकी पूरी प्रक्रिया रही है वो रही है। राम मंदिर का जहां तक सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उसके भी सच को छुपाया जाता है बाकायदा। कहीं जिक्र नहीं है। आज इतनी बड़ी इवेंट हुई है कल अयोध्या में, जो तमाम इनॉग्रेशंस और तमाम स्कीम्स करी गई हैं, जो 22 जनवरी से पहले करना जरूरी था पॉलिटिकल रीजंस के लिए। उसमें कहीं जिक्र नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के तहत ये आगे की प्रक्रिया हुई और बना है, और जबकि ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इसको छुपाया जाता है। बताया जा रहा है कि मोदी लेके आए हैं रामचंद्र जी को। ऐसा लग रहा है रामचंद्र जी कहीं गायब थे, कहीं श्रीलंका में थे अभी तक, वहां से लेकर के मोदी जी आ रहे हैं। यहां तक कि वो आपने देखा होगा एक वीडियो जारी, ये सारी चीजें मैसेजिंग है पॉलिटिकल पर्पस के लिए, वही गलत है। ये मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, और पॉलिटिकली भी गलत है। मेरे पास एक मिनट, शरद भाई, इसमें शरद भाई, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। मैं एक लाइन में अपने पांचों मेहमानों से कमेंट चाहूंगा। अब आपसे शुरू कर रहा हूं। 370 सबसे बड़ा मुद्दा, राम मंदिर उसके बाद का मुद्दा, और देश की ताकत और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की वाहवाही वो तीसरे सबसे बड़ा मुद्दा बनकर आ रहा है। कुछ हमें झलक दिख रही है 2024 के चुनाव वो की? तो साफ दिख रही है। सरकार हैप्पी नैरेटिव चलाने में कामयाब है, विपक्ष उसका ठीक से खंडन नहीं कर पा रहा है। मेरा निवेदन ये है कि मीडिया और राजनीतिक समीक्षक होने के नाते उपलब्धियों का मूल्यांकन चुनाव जीतने के साथ जोड़ के नहीं किया जाना चाहिए। हम चुनाव के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक शासन चुनाव के अलावा भी कुछ है। अगर हर चीज को चुनाव में रिड्यूस कर देंगे तो क्या बचेगा फिर? राकेश भाई, विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जाता था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये मुझे लगता है उसका जवाब है। विपक्ष की तरफ से जब गुलाम नबी आजाद जी कांग्रेस में थे, उन्होंने कहा था कि धारा 370 किसी कीमत पे नहीं हटेगी, उसका भी जवाब दिया गया है। तो प्रदर्शन की जहां तक बात है, वो प्रदर्शन प्रैक्टिकल के तौर पे दिया गया है, इस वजह से जनता उन पे विश्वास कर रही है। अभिज्ञान, ऑप्टिक्स में बीजेपी बिल्कुल माहिर है। शरद प्रधान से 100% अग्री करता हूं, और ऑपोजिशन कमजोर नजर आती है लॉजिक के साथ अपनी बात रखने को, जो कि बड़ा करके बीजेपी रखती है और अपनी कंस्टिट्यूएंसी को ग्रिप करके चलती है, एड्रेस करके चलती है। जो लोगों में जिन मुद्दों की गूंज दिख रही है, सुन रही है, आशुतोष, खाका खिंच रहा है 24 का? राजनीति के अंदर तो एक हफ्ता भी बहुत होता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी 370 के बारे में छुपाने की कोशिश नहीं, कभी राम मंदिर के मसले छुपाने की कोशिश नहीं की, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश नहीं की। अगर आज उनके पास बहुमत है और अगर इन तीनों चीजों पर वो, या कम से कम 2 पे वो खरे उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो इसके लिए उनकी आलोचना क्यों की जानी चाहिए? अगर विपक्ष काउंटर नहीं कर पा रहा है तो विपक्ष की प्रॉब्लम, या मीडिया काउंटर नहीं कर पा तो मीडिया की प्रॉब्लम है।
क्या क्या बीजेपी ने कभी कहा कि हम धारा 370 नहीं हटाएंगे? उन्होंने कहा। सवाल, असल सवाल ये कि धारा 370 हट गया, 5 साल के अंदर कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करा पाए? बस मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है। और ठीक है, वो सवाल अपनी जगह है, लेकिन लोगों में किन मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई दी, किन्हें बड़ी उपलब्धि मानते हैं, वो हमने आपके सामने पेश किया। पर ये अभी आधा ही हिस्सा है। लोगों की परेशानियां क्या हैं, चिंताएं क्या हैं, वो समस्याएं क्या हैं, उस पर भी हमने था ली है लोगों की। कल मैं वो करने वाला हूं शो, तो उसको भी देखिएगा। समग्रता में आपको ये पूरी तस्वीर देखने की, इसकी विवेचना करने की जरूरत है।